हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यू पेपर सेट हैं मैं सभी सॉल्व करा दूंगा। आप चिंता मत करिएगा। आप इंपॉर्टेंट पढ़ने के बजाय अगर आप ये पेपर ही पूरा साल तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी लूंगा सर, गारंटी लूंगा कि हर एक प्रश्न में आपको यहीं से 90% प्रश्न आपको फंसा देंगे। इसकी गारंटी दे रहे हैं सर जी। एसके स्टडी इसकी आपसे गारंटी लेता है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाए। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन करिए और फ्री में पीडीएफ पेपर का डाउनलोड करने के लिए आप अपने एप्लीकेशन एसकेएम स्टडी जुड़े, वहां पर इसका फ्री में पूरा आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, ये आपका क्या है सर जी, 302 सीएल पेपर कोड आज होने वाला है आपका हिंदी का। और 100 नंबर का पूर्णांक होता है। अच्छा सर, 100 में से कितना पास होने को चाहिए? 33 नंबर हिंदी में चाहिए सर। 33 नंबर हिंदी में पा जाएंगे, आप पास रहेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा सर? टाइम मिलेगा। कितना सर? 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर सर निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर? निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। सबसे पहला सर क्या है? खंडक। अच्छा सर, खंडक का कितने नंबर का आएगा सर? 50 अंकों का आने वाला है सर। कितना आएगा सर? 50 नंबर का आपका सर खंडक आने वाला है। कितने नंबर का सर? 50 नंबर का। प्रश्न नंबर 1 है सर ये, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है सर। बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक सर जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सर जी हैं, वो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। अगला यहाँ पे सर जी प्रश्न है, प्रश्न नंबर सर ख है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक सर कौन है? शिक्षा का जो उद्देश्य निबंध के लेखक सर जी हैं, शमपूरानंद है सर। कौन है? शमपूरानंद शिक्षा के उद्देश्य निबंध के सर लेखक है। अगला है सर, कवि वचन सुधा, ये पत्रिका है, इसके संपादक रहे हैं। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक सर कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र सर जी। कवि वचन सुधा पत्रिका के जो सर संपादक रहे कौन जी सर जी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला यहाँ पे सर जी, चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त क्या है? एक नाटक है। अच्छा, पेपर में देता है, चलिए बताइए, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो विधा मतलब प्रकार होता है। और रचनाएं में जैसे कहानियां आती हैं, ठीक है ना, जीवनी आती है, नाटक आते हैं, निबंध आते हैं, काव्य आते हैं, तो ये सब क्या होती है? ये एक विधा है, यानी प्रकार है। तो जो चंद्रगुप्त एक नाटक है सर, इसके लेखक कौन है सर? जयशंकर प्रसाद है सर। कौन है सर? जयशंकर प्रसाद है। याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, प्रश्न क्या है थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। रानी केतकी की कहानी के सर लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के सर जो लेखक हैं, इंसा अल्लाह खां है सर। कौन है सर? इंसा अल्लाह खां है, ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर सर 2 है। सर प्रश्न नंबर 2 की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। प्रश्न नंबर 2 सर जी क्या है? प्रश्न नंबर 2 का सर क है, विनय पत्रिका की रचनाकार है सर। विनय पत्रिका की सर रचनाकार कौन है? वो है सर तुलसीदास है सर। कौन है? तुलसीदास विनय पत्रिका के सर रचनाकार है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे ख वाला सर प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी एक सर छायावादी युग की रचनाओं में से एक है। याद रखिएगा, कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। अच्छा, कामायनी के सर लेखक कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में छापिए, कवि कौन है। अगला है, निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र छायावाद उत्तर काल के कवि नहीं है, ना नाम रस त्रिपाठी है, ना मैथिली शब्द गुप्त है, बल्कि शिव मंगल सिंह सुमन। ये कौन है सर? यह एक छायावाद उत्तर काल के कवियों में से सर एक है, ठीक है ना। एक बात ध्यान देना, पूरी दुनिया पढ़ा रही है, पूरे यूट्यूब पे सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम सर आपको पढ़ाने के साथ साथ सर हम आपको ऐसे चीज प्रोवाइड करेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। आप पढ़िए सर, आप पढ़िए जिससे पढ़ना होगा, लेकिन आप पूरे यूट्यूब पर यूपी बोर्ड में सर जी पेपर के लिए सर एसकेएम स्टडी भरोसा करिएगा। आप किसी का नहीं सर, आ जाइए एसकेएम स्टडी पे, पूरा पेपर हम आपको सर छपवा देंगे। 90% सर क्वेश्चन, 90% सर क्वेश्चन आपका सर यहीं से छपवा देंगे, ये मैं आपसे सर प्रॉमिस कर रहा हूँ। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस विथ पेपर। पेपर में मालूम है सर बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। मोहन राकेश रचनाकार है सर। किसके रचनाकार हैं? तो शुक्लोत्तर युग के गुरुदेव क्या है? रचनाकार है, ध्यान देना करेगा। अगला प्यारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस युग को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो कौन सा काल को श्रृंगार काल? अच्छा, युग आ जाए तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, युग मतलब भी काल होता है या फिर टाइम होता है। तो रीतिकाल सर, रीतिकाल को सर श्रृंगार काल के सार नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे सर प्रश्न नंबर 3,
सर प्रश्न नंबर 3 क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए सर। 10 अंकों का सर ये प्रश्न आने वाला है। अच्छा सर, ये जो गद्यांश रहेगा ना, इसमें आपके 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के, यानी कि 10 प्रश्न रहने वाला है। इसको सर ये हम आपको उँगलियों पर करना सिखा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले एक काम करना है, आप दिमाग को एकदम स्थायी करिए और पढ़िए। पढ़िए मेरे साथ। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने वाले अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगबिंध की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं, और उनको जब चतुर कारीगर पहरदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, और वे क्या हो जाते हैं सर, अनमोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर, वे अनमोल हो जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न याद रखना, हम सर यहां से नहीं बल्कि ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। पहला प्रश्न क्या सर, क्या है, अमूल्य निधियां कहाँ भरी है। पहला प्रश्न क्या सर, अमूल्य निधियां कहाँ भरी है। तो ध्यान देना, अमूल्य निधियां कहाँ भरी है, तो अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी हुई। ल यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से ढूंढ कर आपको करना है। मैं आपसे बोलूंगा, आपके पास जो दिमाग है उसको बचा के रखिए, और कोई सब्जेक्ट पढ़ने में हिंदी में तो बिल्कुल भी मत खर्च करिए, क्योंकि आपको सर जी जब फ्री में सारी चीजें बता दे रहे हैं, तो आपको दिमाग क्यों लगाना है, दिमाग बिल्कुल यूज ही नहीं करना है। पहला यहाँ पे प्रश्न क्या हो जाएगा, अमूल्य निधियां सर कहाँ भरी है, तो लेखक के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी है। अगला है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। बस ऊपर वाला जो सर प्रश्न था ना, उसी का आंसर इसी का आंसर हो जाएगा। अब देखना, पृथ्वी माता को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, तो ध्यान देना, यहाँ पे देखना, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। दैट्स ऑल। बताइए, कुछ अलग दिखा आपको? नहीं सर, कोई अलग चीज नहीं दिखा। जब आपको कुछ अलग दिखा ही नहीं, तो आप सीधा आंसर लिखिए ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। दैट्स द आंसर यार, दैट्स द आंसर। अगला यहाँ पे है सर जी प्रश्न, देखिएगा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। बहुत ही सिंपल सवाल है, पृथ्वी की देह को किसने संवारा है। तो पृथ्वी की देह को सर जी किसने संवारा है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया और क्या किया है सर, संवारा है। बताइए कितना प्यारा सा प्रश्न है, और इसका बहुत एग्जैक्ट आपने क्या दे दिया, आंसर दे दिया। तो आपका 6 नंबर पक्का हुआ कि नहीं। आपने कुछ अलग से कोई पढ़ाई किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया। क्या आप याद किए? बिल्कुल नहीं किए। तो दिक्कत क्या यार, थोड़ा दिमाग लगाना है। हर चीज आप बल के बूते नहीं कर सकते। बल बूते मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि आप क्या सोचते हैं कि सर एक भट्ठे पे काम करना व्यक्ति है, वो दिन रात मेहनत करता है। लोग कहते हैं ना, भाई साहब गजब का मेहनत करो दिन रात, लेकिन वो सब दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो करोड़पति नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सर वो देह से मेहनत कर रहा है ना, दिमाग से नहीं मेहनत करता। एक बंदा है जो कि कंप्यूटर पे बैठ के हजारों करोड़ों रुपए 1 घंटे में ट्रेडिंग करके छाप लेता है। तो बात वही होती है सर जी कि आप वर्क कैसा कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या फिर हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को एक चीज बहुत आता होगा सर, बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ बनाना मतलब चीजों को, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, या एग्जैक्ट चीज बता देना। आपको 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा, गारंटी मेरी है। यहाँ पे जो आपका रेखांकित अंश नीचे लाइन खींचा हुआ है, बस इसी को थोड़ा आप बढ़ा चढ़ा के लिख देना, या फिर सेम टू सेम एग्जैक्ट उतार देना, आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा दिमाग को सरदर्द नहीं देना है। बहुत बच्चे परेशान हो जाते, सर इसका आंसर कैसे दे। अरे कुछ नहीं भैया, इसी को अपने भाषा में लिख दो, थोड़ा तोड़ मरोड़ के, या फिर कुछ और ऐड करके लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो 2 नंबर पक्का मिल जाएगा आपको। बस यार काम खत्म हुआ। इसको लेके बहुत परेशान नहीं होना, ये सब एकदम छोटी मोटी चीजें हैं। इसको लेके परेशान होना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। गुरुदेव बवाल नहीं करना है यार यहाँ पे। अगला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम मैं इसको ट्रिक से बता दूं क्या, बहुत ही एकदम चपुआ ट्रिक से, एकदम आंख बंद कर लीजिए, एकदम दिमाग लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छी ये बताइए, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र है क्या। जो सर हमारा भारत है, क्या है, राष्ट्र है। भारत क्या है, एक
राष्ट्र है। अच्छा, भारत क्या है सर? पृथ्वी माता ही तो हमारी क्या है? भारत है ना। पृथ्वी माता तो हमारी क्या है? भारत है। अगर पृथ्वी ना होती तो राष्ट्र का निर्माण होता? फिर कभी ना होता, कभी ना होता। अगर पृथ्वी आया तो क्या आया सर? राष्ट्र आया, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे धरती माता आई है, इसके बाद यहाँ पे पृथ्वी शब्द आया हुआ है, इसके बाद भी आप देखेंगे तो पृथ्वी, बहुत सारी चीजें ऐसे शब्द आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि ये राष्ट्र है। और जब राष्ट्र है तो कहाँ से? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव सरगर्वाल। तो ये सब सर पहचानने का तरीका है। ये क्या एकदम दिमाग लॉजिक वाली चीज है। तो पाठ का शीर्षक कौन है भैया? राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक कौन है सर जी? डॉक्टर वासुदेव सरगर्वाल है। अब बताइए, 10 नंबर आपका पक गया। बिल्कुल गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हैं, नहीं मेहनत तो करेंगे ही गुरुजी। अगला देखना यहाँ पे है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सर 10 नंबर का आएगा। जैसे भी आपने गद्यांश सॉल्व किया है, उसी अप्रोच पे आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसंत कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, साचे ढाला सकल वह है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की क्या है? पेटिका है। अब देखना, यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन का दिया है, क्वेश्चन पूछा है सर जी, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए क्या क्या उपाय बताती हैं? तो राधा पवन से कहती हैं, पवन कृष्ण सांवले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है, और ये सभी गुण आप कृष्ण की ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है सर। अगला यहाँ पे, अलग और सकल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अलग शब्द का अर्थ क्या होता है? निराकार है। और सकल शब्द का अर्थ क्या होता है? कुल या फिर समस्त होता है। कलम करसी कौन सा अलंकार है? तो कलम करसी में उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की ना विभेद पुरासा की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला, रेखांकित अंश की भावार्थ लिखिए या फिर इसका आपको अर्थ लिखना है। अच्छा, रेखांकित अंश क्या? बस वही सर जी, बस वही बातों को बतंगड़ बनाना है, यानी कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की क्या है सर? पेटिका है। अर्थात अर्थात राधिका कहती हैं कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के कंधे के समान बलिष्ठ और क्या है? विशाल है। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। अगला है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित पवन दूतिका से लिया गया है। दैट्स इट। अगला सर 5 नंबर का आपका सर आएगा साहित्यिक परिचय। सर किसका है यहाँ पे? सर लेखक का है। उसके बाद कौन भैया आएंगे? कवि आएंगे। चलिए सर जी, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर मैंने लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कोई दिक्कत नहीं सर जी, बहुत सिंपल तरीके से तैयार करें। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदानुसार 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था, और इनके पिता उच्च कोट के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल परीक्षा पास किए थे, और 1930 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, और 1950 में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन बने, और सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, और 19 मई 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? जैसे निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटजा इत्यादि इनके क्या है? निबंध संग्रह है। इनके उपन्यास कौन कौन से सर जी? नोट कर सकते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अन्य संक्षिप्त जैसे कि पृथ्वीराज राजसूय, संदेश रासक, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, सहज साधना इत्यादि है। उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृति में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महानिबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत
साहित्य का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया था और कबीर, सुर और तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की और उनके धर्मों और मतांतरों के साहित्य साहित्य का आपने गंभीर मनन और क्या किया था, चिंतन किया था। सर लेखक के बाद कौन आएंगे? सर यहाँ पे कवि आएंगे। अच्छा, कवि का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखेंगे जो भी इनका रहेगा, तो इनको आपको सर 5 नंबर इनका भी मिलेगा। अच्छा, कौन कौन है सर ये? मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंद पंत है और रामधारी सिंह दिनकर है। 3 लोग हैं सर। चलिए, तो यहाँ पे सर मैथिली शरण गुप्त का देखेंगे सर। किसका देखेंगे? मैथिली शरण गुप्त का देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे सर? ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त को हिंदी साहित्य के विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई और घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया और 12 दिसंबर सन 1964 में गुप्त जी का क्या हो गया? देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इनकी साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर जी? 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग के बाद जयद्रथ वध ब्रजांगना क्या अनुवाद भी इन्होंने किया। तो इनकी प्रमुख कृतियां सर कौन कौन? जैसे महाकाव्य है साकेत और यशोधरा है, खंड काव्य सर जी जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध, अजीत, अर्जन और विसर्जन, पृथ्वी पुत्र, शकुंतला, विश्व वेदना, दियोदास, कावा और करबला, भूमि भाग। अगला सर यहाँ पे क्या सर? नाटक है। नाटक कौन कौन से सर? रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट हट, विहनड़ी, वैतालिक, हिंद चंद्रहास और अनूदित रचनाएं जैसे प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार इत्यादि है। अगला है यहाँ पे आपका कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप बहादुर कहानी या फिर आप लाठी कहानी का उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य क्या था, पर्पज इसका क्या था, मतलब कि समझाना था। तो आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक आत्मकथात्मक है जो मध्यम वर्गीय परिवार नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की क्या है? कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्ग परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति ऊंच नीच के भेदभाव के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावे के शान शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न और गरीब व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। लेखक को निम्न वर्ग की वास्तविकता का परिचय दिया गया है और उसके प्रति सहानुभूति प्रस्तुत किया गया है। बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभूति का भूखा है। उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई। मालिक और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है तो सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए पर पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेदभाव को मिटाना है जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकती है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा स्वपठित खंड काव्य, तो ये आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये नहीं गुरुदेव करवा दीजिए, मान लीजिए गलत हो गया तो आप कमेंट में बवाल कर देंगे। अगला है सर खंड काव्य। सर खंड काव्य तो हो गया, उसके बाद है सर खंड ख। खंड ख में संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आएगा, ये खुद से कर लेना, खुद से कर लेना। मैं हट जा रहा हूँ, ये आपका गद्यांश, ठीक है ना। इसका मैंने यहाँ पे संदर्भ और अनुवाद दिया, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर इसका एक पद्यांश आएगा सर 14 नंबर का, ये पद्यांश आपका, ठीक है ना। इसका संदर्भ और यहाँ पे क्या है? हिंदी अनुवाद है, कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे। अब यहाँ पे अगला आएगा सर 2 नंबर का आएगा सर लोकोक्तियां और मुहावरे। सर क्या आएगा? लोकोक्तियां और मुहावरे आने वाला है। सर कौन कौन सा है सर? जी, अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, आम क्या अंगूठे दाम, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। चलिए सर, पहला यहाँ पे है अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग, आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचाते हैं। अगला है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अर्थात वाक्य प्रयोग, जब से रमेश की शहर में नौकरी लगी है वो तो ईद का चांद हो गया है। अगला यहाँ पे आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ प्राप्त होना। इसमें क्या लिखेंगे वाक्य प्रयोग में? पुरानी पुस्तकें पढ़कर रामू ने परीक्षा में प्रथम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली और उसके बाद पुस्तकें आधे दाम पर बेच दी, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगला यहाँ पे चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट करता है। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे सीधा लिखेंगे, जब चोरी की घटना के लिए अपराधी की शिनाख्त हो रही थी तो अभियुक्त रमेश बिना पूछे ही बोलने लगा, मैं तो वहां नहीं था। यानी सच में कहा गया चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 जो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो कि संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान पर ये नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इसको हम बाद में करवा देंगे, इसको भी स्किप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये एक दिन का वीडियो है। अगला यहाँ पे शब्द युग्म। सर शब्द युग्म,
अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा मतलब क्या होता है तुलना, और उपेक्षा मतलब अवहेलना। अनल और अनिल, अनल मतलब अग्नि होता है और अनिल मतलब क्या होता है वायु होता है। अगर यहाँ पे निम्नलिखित दो शब्दों में से किसी दो के अर्थ लिखना है, जैसे यहाँ पे कनक है, कर है और अंबर है, तीन है, एक का लिखना है, यहाँ पे तीनों का आंसर दिए। कनक मतलब धतूरा और सोना, कर मतलब टैक्स और किरण, अंबर मतलब आकाश और क्या होता है वस्त्र होता है। अगला है, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों में एक शब्द का चयन करिए। जैसे यहाँ पे है, जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी कहते, क्या कहते हैं महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं अपवाद कहते हैं। फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, जैसे महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। परमात्मा के अनेकों नाम है, शुद्ध रूप परमात्मा के अनेक नाम है। एक फूल की माला लाओ, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, फूल की एक माला लाओ। कृष्णा और राधा नित्य कर रहे हैं, नहीं, कृष्ण और राधा नित्य कर रहे हैं। मैं सभी करवा दे रहा हूं। अगले प्रश्न में यहाँ पे क्या है आपका, देखिएगा, वीर अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। चलिए वीर रस देखते हैं, तो हम यहाँ पे वीर रस श्रृंगार रस दोनों को देखेंगे, ठीक है ना, कोई एक को नहीं बल्कि दोनों को देखेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति हो तो उसे वीर रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अथवा में श्रृंगार रस बोला था, चलिए श्रृंगार रस देख लेते हैं। किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में अस्थायी भाव, रति के जायत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की दशा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, कर मुंदरी कुवार सी प्रतिबिंबित चौपाई, पीड़ दिए निधरक लखै, ईकटक चिट्ठी लगाए। अगला यहाँ पे आपका अलंकार देखिएगा। अलंकार में सर क्या क्या है, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए। सर अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं तो वहां स्वर समान हो या असमान हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए। अथवा में बोला था उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनो इत्यादि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़ पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु नील मलिशैल पर आपत आतप परयो प्रभात। ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका चौपाई सर जी, अथवा इन्होंने दोहा बोला है, तो चलिए देख लेते हैं भैया, ये भी चौपाई और दोहा दोनों देख लेते हैं। चौपाई एक अर्ध सम्मात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। पहले और चरण के दूसरे चरण से तुक और तीसरे चरण की तुक तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है और चरण के अंत में जगड़ एवं तगड़ नहीं होने चाहिए। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अलविल-धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अथवा में दिया है आपका दोहा, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप दोहा लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पे, यह अर्ध सम्मात्रक छंद है। काव्य के जिस छंद में प्रथम और तृतीय विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती, अंत में लघु और गुरु होता है, वहां दोहा छंद होता है। जैसे लसत मंजु मनु मंडली मध्य सी रघुचंदु, ज्ञान सभा जमतनु हरे भगति सचीदा नंदु। ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर सर 14 क्या है यहाँ पे, अपने उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखे जिसमें आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन किया गया हो। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी नगर पालिका वाराणसी। विषय जरूर आपको लिखना है, जो भी विषय जिस पे लिखना चाहते हो वो आपको जरूर लिखना है। आशापुर मोहल्ले की गंदगी के निस्तारण संबंध में प्रार्थना पत्र। फिर क्या लिखेंगे, महोदय निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आशापुर मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बस्ती में बसे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर पिछड़े हुए ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जैसे कि से टूट फूटी हुई हैं और वहां वर्षा के समय जल भराव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती। इसके अतिरिक्त जहां तहां ढेरे ढेरों कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है और इन सब कारण से आशापुर मोहल्ले में दुर्गंध और मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें, और अन्यथा ये कारण भविष्य में तरह तरह के रोग और महामारी को रूप धारण कर सकती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेट और भवदी अवश्य डाल देना। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर जी निबंध। निबंध तो मैं आपसे ये कहूंगा, आपसे आप एक चीज करिए, निबंध आप खुद से लिखिएगा। जब आप निबंध खुद से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे आया है, शिक्षित युवा पर्यावरण प्रदूषण ऋतु वर्षा ऋतु का महत्व और छात्र और अनुशासन और विज्ञान और वरदान और अभिशाप। तो ये सर जी आप खुद से लिखिएगा, ठीक है ना।
अगर आपको करना नहीं आ रहा तो यहाँ पे पढ़ के आप खुद से कर लेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी के क्या-क्या कारण है, मैंने इस पे करवा भी दिया है। इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताना है, फिर ये सब आप उपाय क्या-क्या है, तो इसको आप खुद से करेंगे, फिर लास्ट में उपसंहार लिख देंगे, तो बेहतर रहेगा। तो ये रहा आपका सर जी क्लास 12th हिंदी का जो पेपर है, मैंने यहाँ पे पूरा आपको एकदम सॉल्व कराया है और ये आपके पेपर में सर आएगा, छापना है, हर एक सेट पेपर तैयार कर लीजिएगा। हर आपको क्वेश्चन सर यहीं से मिल जाएँगे देखने के लिए, कहीं बाहर से आने वाले नहीं है, ठीक है ना? और ऐसे ही सर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।